ओके सो हेलो एवरीवन। ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पहले हम इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद से एक हम ब्रॉड उसके डेफिनेशन को देखने के बाद से वो कहाँ से डिफाइन हुआ है उसको देखेंगे। तो जब बच्चे क्लास 10 के बाद से कॉमर्स चूज करते हैं, राइट, तो उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, क्लास 11th में भी आपका इकोनॉमिक्स होता है और क्लास 12th में भी इकोनॉमिक्स होगा, राइट। बट जो वो इकोनॉमिक्स होंगे थोड़े से डिफरेंस होंगे। जब आप क्लास 11th में आओगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। और जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10th के बाद से आए हो, 10th में आपने एसएसटी में इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया होगा, बट थोड़ा सा जब हम कॉमर्स में आते हैं थोड़ा सा वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हम इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। सो इकोनॉमिक्स, it is a social science of human behavior which aims at allocation of scarce resources in such a way that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profit and society can maximize their social welfare। ये एक हमारा डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का। बट अगर मैं इस इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता चलेंगी। लेट्स सी। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इट इज अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो एक सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। अब यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या है कि वो ह्यूमन के बिहेवियर को देखता है, लाइक कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो हम डिसीजन कैसे करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। दूसरा, विच एम्स एट अलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अगर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है तो नॉर्मल रिसोर्सेज भी वर्ड मेंशन कर सकता था, बट उसमें स्कार्स रिसोर्सेज मेंशन किया है। द रीजन बिहाइंड दिस कि हमारे वर्ल्ड में जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड लिमिटेड आपने स्कार्स वर्ड भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता क्या है कि कमी, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो आपको इस तरीके से एलोकेट करना है। एलोकेट का मतलब कि आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने स्कार्स रिसोर्सेज को, जिससे कि कंज्यूमर्स अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए, जो सोसाइटी है वो अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पाए और जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। अब ये चीजें क्यों लिखा है, क्यों प्रोड्यूसर अपना सेटिस्फेक्शन ही, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होता है जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, लाइक बीइंग अ कंज्यूमर, अगर आप अपने आप को ट्रीट करोगे तो आप क्या सोचते हो कि आपने कोई सामान लिया शॉप से तो आपको उससे ना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, राइट। तो कंज्यूमर का एम क्या होता है कि अगर मैं किसी भी रिसोर्सेज को यूज करता हूं तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। सिमिलरली जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर रेफर्स टू दोज पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका एम क्या होगा कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, राइट। एंड द लास्ट, सोसाइटी। सोसाइटी क्या सोचता है कि भाई मुझे सोशल वेलफेयर मेंटेन करना है। अब सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि आप जब रह रहे हो तो आप इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर रहे हो तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना है और सोशल वेलफेयर को साथ में मुझे लेके अपने काम को करना है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। ये तो एक आपका डेफिनेशन हुआ। वैसे बहुत सारे डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड ऑल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जो ये वर्ड इकोनॉमिक्स है ना वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड से डिफाइन हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। जो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से डिफाइन हुआ है। द फर्स्ट वन इज ओइकोस एंड द सेकंड वन इज नेमिंग, ठीक है। अब होता है ये तो ग्रीक वर्ड है ओइकोस और नेमिंग, बट ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, और नेमिंग का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, राइट। और अगर आप मैं दोनों को एक साथ समअप कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो मतलब कि आपको ऐसे डील करना है कि आप सब कुछ मैनेज कर पाओ। तो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, द फर्स्ट वन इज ओइकोस एंड द सेकंड वन इज नेमिंग। ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, और नेमिंग का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। अगर हम दोनों को एक साथ मिलाएं तो क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोल सकते हैं या फिर आप मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बोल सकते हैं। ये तो रही बात इकोनॉमिक्स की, ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स का। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्लास 11th में तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और क्लास 12th में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, वाई हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्लास 11th पे पढ़ रहे हैं और क्लास 12th में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली जो हमारा इकोनॉमिक्स है दो पार्ट में, द फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी ग्रीक वर्ड से डिफाइन हुआ है। अब उसका ग्रीक वर्ड क्या है, उसका ग्रीक वर्ड आपका माइक्रोज है, ठीक है, माइक्रोज। और अगर आप उसका इंग्लिश मीनिंग जानने जाएंगे तो माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रोज, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, लार्ज। तो यहां से आपको थोड़ा सा भी माइनर सा डिफरेंस पड़ा होगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्मॉल चीजों में डील करता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम लार्ज चीजों में डील करते हैं।
ठीक है, ओके। ये इतने टॉपिक्स पढ़े, बस थोड़ा सा इसका समरी देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ा कि इट इज द सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच एम्स एट अलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन सच अ वे कि कंज्यूमर्स अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए, सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पाए, और जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। ये देखा। फिर दूसरा हमने ये देखा कि जो हमारा जो टर्म इकोनॉमिक्स है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, तो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। वो ग्रीक वर्ड्स हैं क्या, तो पहला हमारा ओइकोस है और दूसरा हमारा नेमिन है। ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, और नेमिन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। टुगेदर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड या फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इतना देखा। फिर तीसरी चीज मैंने क्या बताई कि जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, और द सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हम क्लास 12th में, वो हमारा सिलेबस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो भी डिराइव हुआ है किससे, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड का नाम क्या है हमारा, माइक्रोस, MIKROS। आपको यहाँ पे ध्यान देना, आप जब ग्रीक वर्ड लिखोगे तो आपको के मेंशन करना पड़ेगा उसमें, माइक्रोस। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और वो क्या हमारा, मैक्रोस, दैट इज MAKROS। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। ये तो हमारी ये चीजें हुई। अब उसके बाद से जब आप थोड़ा सा फर्दर, ये क्लास 11 का सिलेबस है और ये फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। दूसरा आपको पता चलेगा एक टर्म आती है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में तो आपने जान लिया, अब आपको इकोनॉमी देखना है कि इकोनॉमी का मतलब क्या हो। तो जो इकोनॉमी होता है ना, इट रेफर्स टू अ सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है जहां पे जो लोग होते हैं वो अपनी लिवलीहुड को क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सिस्टम है बाय विच पीपल अर्न देयर लिवलीहुड और पीपल अर्न देयर लिविंग, ये इकोनॉमी है। दूसरा आपको एक टर्म पता चलेगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि एक होता है ना क्वेश्चन में हमारे दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। आखिर हमें क्या जरूरत है कि मुझे इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जरूरत है। तो द रीजन बिहाइंड दिस कि आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बट सबको अपना सब कुछ मैक्सिमाइज करना है। जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंज्यूमर्स को अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है, प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट, और सोसाइटी को सोशल वेलफेयर। तो आखिर हमें करना क्या होगा, मेरे पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज का। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, जिससे कि सारे लोगों के अपने जो सेटिस्फेक्शन जो भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वो उसको मैक्सिमाइज कर पाए, राइट। तो एक टर्म आती है ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही क्यों होती है, क्योंकि मैं चॉइस नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं चॉइस क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि रीजन क्या है उसके पीछे, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। साथ ही साथ आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट क्या आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो वांट्स होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि लेट्स से आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, और आप 10 रुपए में चाह रहे हो कि मैं 10 रुपए में चॉकलेट भी खरीद लूं, मैं 10 रुपए में पेंसिल भी खरीद लूं, मैं 10 रुपए में पेन भी खरीद लूं। इज इट पॉसिबल कि आप 10 रुपए में चॉकलेट भी खरीद लो, पेन भी खरीद लो, पेंसिल भी खरीद लो? नॉट पॉसिबल। आपके पास एक इनफ रिसोर्सेज होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो 50 रुपीज होंगे ना, तो ये जितने भी मैंने आइटम्स बोले यू कैन परचेज, बट आप 10 रुपए में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्यों अराज होती है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड, बिकॉज मेरे पास 10 ही रुपए थे, और जो मेरे वांट्स है वो अनलिमिटेड है। मुझे पेन भी चाहिए, मुझे पेंसिल भी चाहिए, मुझे चॉकलेट भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अगर आपसे कोई पूछता है कि आप डिफाइन करो कि आप कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, कि मैं डिसीजन ही ले पा रहा हूं, मैं चॉइस नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, ठीक है। ये 3 टर्म हमने समझा, ओके फाइन। ये तो थोड़े से क्लास 11 के थे, और मैं कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। मैंने क्या बोला, माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है ना उसमें आप स्मॉल चीजों में डील करोगे, मतलब आप इसमें ना इंडिविजिबल चीजों में डील करोगे। इसके पार्ट क्या है, जैसे कि आपको क्या क्या आपको ना इकोनॉमिक्स ये सारी चीजें के बारे में पता चलेगा। फिर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जानोगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, फिर उसके बाद से आप लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानोगे, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जानोगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में जानोगे, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं ना कि कॉस्ट का मतलब क्या, आप बता सकते हो कि मैम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जितना भी मेरा कॉस्ट लग रहा है मैं उसको अपना बोलूंगा कि ये कॉस्ट है। बट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और अगर कोई नॉर्मल लेमैन है तो कुछ तो डिफरेंस दिखना चाहिए ना कि लेमैन और इकोनॉमिक्स के बच्चे में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस यही निकल के आ जाएगा क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अलग यूज करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें, फिर आप रिवेन्यू के बारे में जानोगे, कितने फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानोगे, मोनोपोली के बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोप्सोनी, ये सारी चीजें। ये थोड़ा क्लास 11 का मैंने ओवर दिया।
अब मैं अगर क्लास 12th पे जंप करूं तो क्लास 12th में अब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आपको यहां से ये समझ जाना चाहिए, कोई हार्ड नहीं है, बस होगा क्या कि आपको थोड़ा सा लार्ज चीजों में डील करना है। अब लार्ज चीज का मतलब क्या है कि आप उसमें नेशनल इनकम के बारे में जानोगे, आप उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जानोगे, आप उसमें ये जानोगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होती है, ये सारी चीजें के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा क्लास 12 का ओवरव्यू देने जाऊं तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट है जो कि ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो इतना फ्रिक्वेंटली ये टर्म्स यूज होते हैं कि हमें कैटेगराइज करना पड़ा कि भाई मैं किसको स्टॉक वेरिएबल के अंदर कंसिडर करूं और किसको मैं फ्लो वेरिएबल के अंदर कंसिडर करूं। तो दो वो कॉन्सेप्ट हैं, द फर्स्ट वन इज स्टॉक वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज फ्लो वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं स्टॉक वेरिएबल का डेफिनेशन दूं तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दोज वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज हाँ थोड़ा सा दिमाग देना कि मैंने मेंशन किया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दोज वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको थोड़ा सा आप बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन कि मैम ने स्टॉक वेरिएबल में क्या मेंशन किया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और मैम ने फ्लो वेरिएबल में क्या मेंशन किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है ना कि आपको प्रॉपर डेट, प्रॉपर आपको ईयर मेंशन किया रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 1 जनवरी 2024, तो मैंने आपको बताया कि जो गुड्स है ना, जो गोडाउन में जो गुड्स हैं वो 1 जनवरी 2024 को सपोज करो लेट्स से कुछ अमाउंट है, तो मैंने पर्टिकुलर डेट मेंशन किया। अगर मैं वही बोलूं स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन ड्यूरिंग 2024, अब आप मेरे को इमेजिन करके बताओ, मैंने बोला ड्यूरिंग 2024, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि 2024 में मैम ने तो कुछ मंथ ही नहीं बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और मैम ने कोई डेट भी नहीं मेंशन किया, मतलब मैम ने मेरे को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन ही नहीं किया। तो अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया रहेगा, बस आपको पीरियड ऑफ टाइम बता दिया जाएगा, तो फ्लो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब जब मैंने बोला कि फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दोज वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है। तो पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ डे, इट कुड बी अ वीक, इट कुड बी अ मंथ, और इट कुड बी ईयर। मतलब वो दिन भी हो सकता है, कोई दिन भी हो सकता है, कोई मंथ भी हो सकता है, और कोई भी ईयर हो सकता है, ठीक है।